फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस में। फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। हम पढ़ रहे थे अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर आयुष कामीय अध्याय, जिसके अंदर हमने रसों के वर्णन तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसके आगे हम आज पढ़ने वाले हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है रसों का वात आदि पर प्रभाव। ठीक है, रसों का वात आदि पर प्रभाव मतलब जो प्रथम के तीन हैं रस, मधुर, अम्ल, लवण, ये प्रथम के तीन रस हैं और ये तीन रस क्या करते हैं, वात दोष का समन करते हैं। ठीक है, ये तीन दोष क्या करते हैं, अगर वात दोष बढ़ा हुआ है तो हम अगर ये तीन तरीके के जो रस जिसमें प्रधान हो, अगर उन चीजों को खाएं तो वात दोष कम हो जाएगा, उसका समन हो जाएगा। तो यानी कि जो प्रथम तीन है वो वात दोष का समन करते हैं, जो अंतिम के तीन है वो कफ दोष का समन करते हैं। तिक्त, उष्ण, कसाय जो लास्ट के तीन है वो कफ दोष का समन करते हैं, और जो कसाय, तिक्त और मधुर हैं ये पित्त दोष का समन करते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से देख सकते हैं, ये देखिए, स्वादु को हम मधुर भी कह सकते हैं। ठीक है, मधुर भी हम कह सकते हैं। तो जो ये ऊपर के तीन हैं ये वाले, ये तो किसका समन करते हैं, वात का समन करते हैं। ठीक है, समन वात का करते हैं। जो बचे हुए तीन हैं वो कफ का समन करते हैं। ठीक है, कफ का समन करते हैं। और यहाँ पर जो कसाय है और तिक्त है और ये मधुर है। ठीक है, यानी कि मधुर, तिक्त और कसाय, ये तीन किसका करते हैं, तो ये तीन पित्त का समन करते हैं। ठीक है, आप ये बात याद रखना। तो यहाँ पर हमने वही देखा था, रसों का वात आदि पर प्रभाव। तो प्रथम तीन वात दोष का समन करते हैं, अंतिम के तीन कफ दोष का समन करते हैं, और कसाय, तिक्त, मधुर पित्त दोष का समन करते हैं। इसमें एक चीज में आप कंफ्यूज मत होना, पहले वात है, फिर कफ है, फिर पित्त है। लोग क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो शुरू के प्रथम तीन वात को समन करते हैं और अंतिम के तीन पित्त का समन करते हैं, ऐसा याद कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रथम तीन वात दोष का समन करेंगे, अंतिम तीन के कफ दोष का समन करेंगे, और कसाय, तिक्त, मधुर पित्त दोष का समन करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा। तो हमारा अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, द्रव्य का वर्णन। द्रव्य कितने प्रकार का होता है, तो द्रव्य तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा, समन, कोपन और स्वस्थ हितम। मतलब क्या हुआ, समन मतलब शांत करना, ऐसे औषधि या द्रव्य जिनको देने से दोष जो हैं वो शांत हो जाते हैं। जैसे तैल, घृत और मधु। हम जानते हैं घृत जो है वो पित्त दोष का समन करता है, यानी पित्त दोष अगर बढ़ गया है तो हमें घी ज्यादा खाने से पित्त दोष का समन होगा। ठीक है, जो मधु है उसका हम यूज करते हैं कफ दोष को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से समन द्रव्य हो गया। उसके बाद कोपन द्रव्य मतलब जो है कुपित करने वाला द्रव्य, जैसे सरसों का तेल, मछली, उड़द, ये सब क्या करते हैं, दोषों को बढ़ाते हैं। वात दोष को बढ़ा देंगे, पित्त दोष को बढ़ा देंगे, ऐसे। तो दो तरीके के दोष हो गए। और तीसरा हो गया स्वस्थ हित, मतलब कि हमारे स्वास्थ्य को अच्छा करने वाले द्रव्य। तो तीन तरीके के द्रव्य होते हैं, समन द्रव्य जो दोषों को घटाते हैं, उनको कम करते हैं, कोपन मतलब जो द्रव्य को बढ़ाते हैं, मतलब जो दोषों को बढ़ाते हैं, और स्वस्थ हित जो हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं विपाक का वर्णन। तो फ्रेंड्स, जो विपाक है वो विपाक जो है वो तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा, मधुर, अम्ल, कटु। याद रखना, विपाक कितने होते हैं, विपाक हमारे तीन होते हैं। कौन कौन से, मधुर, अम्ल और कटु। उसके बाद रोग के कारण, रोग का क्या कारण है, तो हीन योग, यानी अगर हम योग कम कर रहे हैं। मिथ्या योग मतलब हम झूठा योग कर रहे हैं। अति योग मतलब हम बहुत ज्यादा योग कर ले रहे हैं, तो हमें रोग हो जाएंगे। यानी बहुत कम योग करेंगे तो भी हो जाएगा, झूठा योग करेंगे तो भी हो जाएगा, और बहुत ज्यादा अगर योग कर लेंगे तो भी हमें रोग हो जाएगा। आरोग्य के क्या कारण है, तो काल, अर्थ और कर्म, यानी हम ऐसे काम करें, कर्म मतलब ऐसे काम करें कि जिससे हमें रोग ना हो, मतलब अच्छे काम करें, रोज हम योग करें, रोज हम एक्सरसाइज करें। अर्थ मतलब हमारे पास अगर पैसे है तो हम चिकित्सा करवा सकते हैं। काल मतलब अगर हमारे समय अच्छा हो तो हमें आरोग्य यानी कि रोग नहीं होंगे। उसके बाद बात आती है रोगों के भेद। ठीक है, रोग कितने प्रकार के होते हैं, तो रोग के जो हैं वो दो भेद होते हैं। ठीक है, रोग के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, निज और आगंतुज। निज का मतलब हो गया भीतरी दोषों की विषमता से होने वाले रोग। ठीक है, यानी कि हमारे अंदर के ही जो रोग हैं, जैसे कि हमारे अंदर हमें पता है वात दोष होता है, प्रेजेंट होता है। वात दोष अगर समावस्था में है तो हमारे शरीर का धारण करता है, लेकिन इसी वात दोष का अगर विषम अवस्था हो जाए, ठीक है, इसी वात दोष की अगर विषमता हो जाए इसी वात दोष में,
तो हमें रोग हो जाएगा, और वो रोग कैसा होगा? निज रोग होगा। ठीक है। आगंतुज रोग कैसा होता है? बाहरी कारणों से होने वाले रोग, मतलब जैसे सिगरेट से कैंसर होता है ऐसा कहते हैं, तो सिगरेट बाहरी कारण हो गया, उसकी वजह से जो कैंसर हो रहा है वो आगंतुज रोग हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से 2 रोग होते थे। उसके बाद हम देखेंगे मानसिक दोष। तो मानसिक दोष 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रजस और एक होता है हमारा तमस। रजस जो है वो रजोगुण की वजह से होता है, तमस जो है वो तमोगुण की वजह से होता है। ठीक है। उसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है रोगी की परीक्षा। ठीक है, यानी हम रोगी की परीक्षा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम दर्शन मतलब उसे देखते हैं। ठीक है, मतलब दर्शन। उसके बाद स्पर्शन। स्पर्शन मतलब हम नाड़ी परीक्षा जैसे करते हैं, उसकी बॉडी को टच करेंगे जहां जहां हमें मतलब जो चेक करना हो। और रोग संबंधी विविध प्रश्न पूछकर, यानी कि हमें दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, यानी कि दर्शन करना है, फिर स्पर्शन करना है, और फिर उससे प्रश्न पूछने हैं। इस तरीके से हमें रोगी की परीक्षा करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे रोग की परीक्षा। तो रोग की परीक्षा क्या है? निदान, पूर्व रूप, लक्षण, उपशय, संप्राप्ति नामक रोग ज्ञान। ठीक है, यानी कि इन तरीकों से हम रोग की परीक्षा कर सकते हैं। निदान मतलब कि उस रोग से, मतलब मेन कारण ये है रोग कैसे हुआ। ठीक है, रोग होने का क्या कारण था, उसके क्या क्या लक्षण आते हैं, तो हम उन लक्षणों को देखकर पता लगा सकते हैं कि उससे रोग हुआ है कि नहीं। जैसे बुखार आया है तो हम उसको टेम्परेचर चेक करते हैं। ठीक है, तो ऐसी इसी तरीके से। उसके बाद हम बात करेंगे अब देश के बारे में। तो देश का भेद क्या है, कितने प्रकार के देश होते हैं। तो एक तो होता है भूमि देश और एक होता है हमारा देह देश। ठीक है, शरीर के विभिन्न अवयव जो होते हैं उनसे जो देश बनता है उसे हम देह देश कहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में पंच महाभूत है, ठीक है, 7 धातुएं हैं, इन सब से जो देश बना है उसे हम देह देश कहते हैं। और एक होता है हमारा भूमि देश जो कि बाहरी तत्वों से बना होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अब भूमि देश का वर्णन। यहाँ देह देश का वर्णन तो किया नहीं गया है, क्योंकि देश देश तो हमें पहले ही पता है कि पंच महाभूत सब धातुएं, इनसे जो शरीर बनता है उसी को हम देह देश कहते हैं। भूमि देश का वर्णन पूरा किया गया है। तो भूमि देश यहाँ पर 3 प्रकार का होता है। पहला होता है जांगल देश, दूसरा है आनुप देश, और तीसरा है हमारा साधारण देश। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा जांगल देश कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे जांगल देश क्या होता है। तो जांगल देश में जहां पर हवा अधिक चलती है, प्रायः जल तथा वृक्ष रहित देश हैं। ठीक है, रूखा सूखा मरुस्थल, यानी कि आप याद रखिए जांगल देश कैसा होगा, यहाँ पर हवाएं ज्यादा चलेंगी। ठीक है, जल और वृक्ष नहीं होंगे, रूखा सूखा मरुस्थल जैसा यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे अरब, अफ्रीका और जैसलमेर। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि हवा नहीं चलती है, जल नहीं होता, वृक्ष नहीं होता, रूखा सूखा मरुस्थल जैसा लगता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अफ्रीका, जैसलमेर और अरब। ठीक है, यहाँ पर जो रोग सबसे ज्यादा होते हैं वो पित्तज, रक्तज और वातज रोग सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि हवाएं ज्यादा चलती हैं और इसलिए यहाँ पर वातज रोग सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आनुप देश। तो आनुप देश जो है वहां पर थोड़े बहुत पर्वत पाए जाते हैं, जल होता है। ठीक है, जैसे कि असम और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, कफ दोष की प्रधानता होती है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करेंगे साधारण देश की। साधारण देश ऐसा देश है जहां पर वात आदि सभी दोष सम रहते हैं, अतएव यहाँ पर अधिकांश रोग नहीं होते हैं। तो हमने देखा जांगल देश, आप एक सीक्वेंस में याद रखने हैं, जांगल देश में रक्तज, पित्तज और वातज तीनों रोग हो रहे थे। आनुप देश में कफ दोष सबसे ज्यादा हो रहा था। उसके बाद साधारण देश ही एक ऐसा देश है जहां पर ज्यादातर रोग नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे काल के भेद। तो काल 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? क्षण और रोग की अवस्था। ठीक है, मतलब कि प्रातः काल तथा सायकाल ऐसे करके एक काल होता है जिसको हम क्षण बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है हमारे आयुर्वेद में, ठीक है, आमावस्था और जीर्णावस्था, मतलब कि रोगी की अवस्था। जो आमावस्था होती है वह उस टाइम पर रोगी के उपचार आसान रहता है, उसके रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर रोगी की अवस्था जीर्ण अवस्था में कन्वर्ट हो गई तो उसका ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमें कोई रोग हुआ है तो हमें फटाफट चेक करवा के उसका इलाज करा लेना चाहिए, आम अवस्था में रहते हुए ही। अगर वो ज्यादा दिन तक हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो जीर्ण अवस्था में चला जाएगा और फिर उसका इलाज इजिली नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो रोगी जल्दी ठीक नहीं होगा। उसके बाद हम देखने वाले हैं औषध के भेद।
औसत के भेद में औसत दो प्रकार की होती है, एक होती है शोधन और एक होती है समन। शोधन में हम क्या करते हैं, जो रोग बढ़ गए हैं, प्रकोपित हो गए हैं, उनको हम दवाइयां देकर बाहर निकाल देते हैं वमन और विरेचन के थ्रू। और जो समन मतलब होता है, जो रोग हमारे अंदर बढ़ गए हैं उनको हम बाहर ना निकाल कर बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं जिनसे कि वो शांत हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अर्थात बढ़े हुए वात आदि दोषों को शांत करने का उपचार समन है, और उनको अगर हम शरीर से बाहर निकाल दे रहे हैं तो वो शोधन है। उसके बाद हम देखेंगे शारीरिक दोषों की चिकित्सा हम किस तरीके से करते हैं। तो शरीरजा नाम दोषाणाम कर्मेण परम औषधम बस्ति विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु। इसका मैंने श्लोक में आपको बता रखा है, वो श्लोक वाले वीडियो है, वहां से आप पढ़ना है इसके श्लोकों को। यहाँ पर मैंने ये लिख ही दिया है बस, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम जो शरीर से संबंधित रोग होते हैं उनकी जो उत्तम चिकित्सा है वो इस तरीके से है कि वात दोष की चिकित्सा हम वस्ति प्रयोग से करते हैं, पित्त दोष की चिकित्सा हम घृत के प्रयोग से करते हैं, और कफ दोष की चिकित्सा हम मधु प्रयोग से करते हैं। ठीक है, तो ये था शारीरिक दोषों की चिकित्सा। इसके बाद हम देखेंगे चिकित्सा के चतुष्पाद। ठीक है, क्वेश्चन आता है पेपर में कि चिकित्सा के चतुष्पाद का वर्णन कीजिए। यानी कि आपको चिकित्सा में हमें पता है 4 चीजों की जरूरत होती है। किस किस की? एक तो वैद्य की जो चिकित्सा करेगा, दूसरा द्रव्य की मतलब औषधि की, तीसरा उपस्थाता की जो कि रोगी के साथ रहेगा, और चौथा हमारा रोगी ही होना चाहिए, तभी तो हम चिकित्सा करेंगे, वरना चिकित्सा किसकी करेंगे अगर रोगी नहीं होगा। तो यानी कि अगर ये चारों चीज प्रेजेंट हैं तो हमारा चिकित्सा कंप्लीट है। यानी कि भिषक जरूरी है चिकित्सा के लिए, द्रव्य जरूरी है, और उपस्थाता जरूरी है, और रोगी जरूरी है। इसलिए हम इन चारों को क्या कहते हैं? चिकित्सा चतुष्पाद। अब हमें क्या करना है, इन चारों के लक्षण पढ़ने हैं कि इनमें क्या क्या लक्षण प्रेजेंट होने चाहिए ये होने के लिए। तो वैद्य के 4 लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहले वैद्य कैसा होना चाहिए, तो वैद्य दक्ष होना चाहिए, यानी चिकित्सा क्रम में कुशल हो। तीर्थ होना चाहिए, मतलब आचार्य या आयुर्वेद शास्त्र के अर्थ को ग्रहण कर चुका हो। दृष्टिकर्मा होना चाहिए, मतलब चिकित्सा के विधियों को जो अनेक बार देख चुका हो। और शुचि होना चाहिए, मतलब जो शरीर तथा आचरण से पवित्र हो। ठीक है, ये 4 लक्षण वैद्य के अंदर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे औषध द्रव्य के 4 लक्षण। औषध कैसा होना चाहिए, औषध में क्या लक्षण प्रेजेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो औषध जो है वो बहुकल्पम, यानी कि अनेक रूपों में दिया जा सके। मतलब उसे हम पीस कर भी दे सकते हो, ठीक है, हम उसे गोली के रूप में भी दे सकते हैं, इंजेक्शन के रूप में दे सकते हैं। तो औषध के बहुत सारे अनेकों रूपों में दिया जा सके, ऐसे द्रव्य को हम औषध कहते हैं। बहुगुणम मतलब कि औषध के सभी गुणों से संपन्न हो। ठीक है, संपन्नम मतलब कि अपने गुणों की संपत्ति से युक्त हो। योग्यम मतलब जो रोगी रोग और देश काल के अनुकूल हो, ऐसे द्रव्य को हम औषधि कहते हैं। तो ये था औषधि के लक्षण, बहुकल्पम, बहुगुणम, संपन्नम, योग्य। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे रोगी के 4 लक्षण। रोगी के 4 लक्षण कौन कौन से हैं, तो आढ़य मतलब धन जन से संपन्न हो। भिषगवश मतलब जो आज्ञा जैसा वैद्य जी कहते हैं वैसे वो दवाई खाए। उसके बाद ज्ञापक जो अपने सुख दुख कहने में सक्षम हो। सत्ववान जो कि मानसिक शक्ति से संपन्न हो। जिसके अंदर ये चारों लक्षण पाए जाते हैं वो रोगी कहलाता है, जो आढ़य हो, भिषगवश हो, ज्ञापक हो और सत्वान हो। उसके बाद परिचारक के 4 लक्षण। मैंने जो यहाँ पे परिचारक के लक्षण हैं उनको एक्सप्लेन इन्हीं में आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऊपर वाले में, इसलिए मैंने इनको एक्सप्लेन नहीं किया है। तो परिचारक का लक्षण जो पहला है वो शुचि होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, अनुरक्त होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। यहाँ पे दक्ष और शुचि का मतलब तो आपने ऊपर ही पढ़ लिया, तो आप वहां से समझ लेना। अनुरक्त मतलब होता है कि दूसरों के प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार होना चाहिए। बुद्धिमान मतलब होता है कि उसके अंदर बुद्धि होनी चाहिए, डॉक्टर की अनुपस्थिति में वो रोगी का ख्याल रख सके, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब देखने वाले हैं रोग के प्रकार। रोग के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है साध्य रोग और एक होता है असाध्य रोग। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, वीडियो काफी लंबी हो रही है, आपको ज्यादा मन भी नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे बताइए कमेंट करके फटाफट से, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे भाग के साथ। ठीक है, टेक केयर फ्रेंड्स।